अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल जो मैंने हेडिंग दी थी ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसी में फिर बुलेट पॉइंट्स लिख रहा था ये ऐसे डबल एरो बना के। उसी तरह एक और पॉइंट कि अकाउंटिंग पॉलिसी को अब अकाउंट फॉर कैसे करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज को अकाउंट फॉर कैसे करना है। अगर एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है काफी सारी, और पहले वो उनको कॉस्ट मॉडल पे कैरी करते थे, और अब बिजनेस ने फैसला किया है कि फेयर वैल्यू मॉडल चला लेंगे, तो अब तक जो हो गया सो हो गया। आइंदा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदें उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे चला लें, यानी कुछ बिल्डिंग्स फेयर वैल्यू पे रहने दें, कुछ कॉस्ट पे है, नहीं सबको करना पड़ेगा। अच्छा चलें, जो एग्जिस्टिंग है जिनको आज तक हम कॉस्ट मॉडल पे चला रहे थे, अगर उनको अभी फेयर वैल्यू मॉडल पे फौरन कर लेंगे तो क्या खराबी? अचानक से वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा, पिछले साल से कंपेरेबल नहीं रहेगा। तो ये जो पॉलिसी का चेंज है ना, आईएएस कहता है कि आप इस पॉलिसी चेंज को फिर ऐसे करें कि जैसे पुरानी पॉलिसी कभी थी ही नहीं, कुछ ऐसे अकाउंट फॉर करें कि पिछली फिगर भी सारी चेंज कर दें। और सवाल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल सॉल्व करने में ये एरर जैसा ही है, क्योंकि इसको हम कहेंगे पॉलिसी चेंज इज अकाउंटेड फॉर बाय रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एज इफ न्यू पॉलिसी शुरू से ही चल रही थी, हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कि पुराने ईयर्स को भी ऐसे चेंज कर दें जैसे कभी पुरानी पॉलिसी थी ही नहीं। तो सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल ये एरर जैसा ही अजल से शुरू से नहीं, वो चीजें आज मौजूद नहीं होंगी ना, वो जो चीजें गई वो तो गई, जिनका कहीं ना कहीं असर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है उन्हीं को। देखो, एक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज से 500 साल पहले खरीदी थी, वो बेच बूझ के खत्म भी हो गई, तो उसको अब क्या करेंगे फेयर वैल्यू पे अपडेट करके। फिर भी इस सवाल का जवाब एक अभी सवाल के बाद देता हूं, आपके सवाल का एक जवाब। ये आईएएस ने एक बात कही हुई है, वो मैं सवाल करा लूं फिर बताता हूं। चलें, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी की अंग्रेजी खत्म, सवाल लिखें, इसको नोट कर लें फिर सवाल लिखें। नोटेड। चलें, सवाल लिखें। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। बैलेंस एज एट फर्स्ट, मतलब रिटेन अर्निंग कॉलम का बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22। $200 million, $200 million, net profit $80 million, 80, dividend $10 million, क्या बन गया बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। नेट प्रॉफिट $100 million, नेट प्रॉफिट 100 million, और
डिविडेंड 25 मिलियन, 25 मिलियन। बैलेंस है Z 31 दिसंबर 23 345। मैनेजमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, हाँ जी, उस कॉलम में तो ये जुमला बुरा लगेगा ना, मैनेजमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, तो उसके बाद ही लिख लें। मैनेजमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज एज फॉलोज। मैनेजमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज एज फॉलोज। नंबर 1, इन्वेंट्री कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कॉस्टिंग फ्रॉम FIFO टू EFCO, इन्वेंट्री कॉस्टिंग फ्रॉम FIFO टू EFCO। यानी एक ये मेथड चेंज करने का फैसला किया है, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, ये 2 पॉलिसीज के फैसले हो गए। उसके बाद लिखें इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1, वैल्यूज फॉर क्लोजिंग स्टॉक्स। अब ये जो पहले मैंने बात की थी ना कि पॉलिसीज चेंज 2 की हैं, एक इन्वेंट्री का FIFO से EFCO और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उसमें से पहली बात बता रहा हूं, वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स आर डिटरमिन्ड एज फॉलोज, आर डिटरमिन्ड एज फॉलोज। अभी इस वक्त क्या अकाउंटेड फॉर है? FIFO। मैनेजमेंट अगर पॉलिसी चेंज करनी है तो इसको शिफ्ट करके यहां तक पहुंचना है। और ये जो बात चल रही थी इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, पॉइंट 1 हो गया ये। अब बता रहा हूं पॉइंट 2। An investment property was purchased. An investment property was purchased on 1st January 20 for 35 million. 35 million. इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, 10 years. 10 years. Fair values of this property. Fair values of this property. Fair values of this property are as follows. चार बताऊंगा, 31 दिसंबर 20, 21, 22, 23। 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22 और 23। 20 पे 44 और 21 पे 48, 22 पे 47 और 23 पे 58। रिपीट कर रहा हूं, 31 दिसंबर 20, 44 मिलियन, फिर 48 मिलियन, फिर 47 मिलियन और फिर 58 मिलियन। और बस रिक्वायर्ड है आपसे, जी आपसे
revised extracts of SOSI, revised extracts of SOSI after application of change in policies, एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन पॉलिसीज। अच्छा, सवाल सॉल्व करने में ना ये एरर जैसे, यानी ये ऐसे ही है कि अगर आपको कहा होता कि इन्वेंट्री ये वैल्यू होनी चाहिए थी, गलती से ये हो गई है, और एरर बताया जाता कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखनी तो फेयर वैल्यू मॉडल पे थी, गलती से कॉस्ट मॉडल पे रख ली, तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस अंग्रेजी का फर्क ये पड़ेगा कि वो जो लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर प्रायर पीरियड एरर, अब आ जाएगा एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सब वैसे ही है। करें करें सॉल्व। सवाल सबको कहा है करने को? क्लास में आ ही जाते बेटे तो फिर सवाल भी कर लिया कर।
इनकम बनेगी ना, फेयर वैल्यू गेन तो इनकम बनती है। हाँ जी, अगर कर रहे थे तो कर लिया होना चाहिए था। चलें ठीक है जी, डन। कितना है? 200। और चूंकि 22 से पुराना मसला भी है इसलिए एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22 रीस्टेटेड, नेट प्रॉफिट भी रीस्टेटेड, वर्किंग टू डिविडेंड 10, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22 रीस्टेटेड, नेट प्रॉफिट वर्किंग टू डिविडेंड 25, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23। अच्छा, IAS 10 IAS 8 तकरीबन मैं खत्म कर रहा हूं। कुछ समझ भी आ रहा है कि आसान है कि मुश्किल? अच्छा, आपके बड़े बूढ़े बहुत डरते हैं IAS 8।
बड़े बड़े ईपीएस से भी बहुत डरते हैं वैसे हैं? मैं एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर जैसे एरर लिखते थे, अब यहां पर एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज आ जाएगा। 2022 से पहले क्या क्या मसला है? 2021 का क्लोजिंग स्टॉक 14 था, उसको 19 करना है, यानी 5 बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से हटाकर फेयर वैल्यू पे लाना है, यानी डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी पड़ेगी। 3.5 और 3.5 7 2020 भी 2021 भी 2 साल की डेप्रिसिएशन। और जो इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लाने से गेन आएगा वो भी इनकम बनानी पड़ेगी। जब हमने ये रिवर्स कर दी तो बिल्डिंग वापस आ गई 35 पे। अब 35 से उसको 31 दिसंबर 21 पे कहां तक लाना है? 48 है। ये 2 साल कर रहा हूं ना मैं। हम इस वक्त 2022 के 1 जनवरी पे खड़े हैं, यानी 31 दिसंबर 21 तक सब मिला के ये वो कर रहे हैं। तो 20 भी आ गया और 21 भी आ गया। क्या बन गया? 25। ये 25 हो जाएगा यहां ऐड, और ये बन जाएगा 225। और प्रॉफिट ठीक करना है तो 2023 2022 गिवन कितना है? 100 और 80। एक तो वही क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का मसला। 2022 का क्लोजिंग 2022 का क्लोजिंग 31 से 33 ले जाना है, 2 बढ़ाना है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और यहां नेगेटिव होगा, और ये जो 5 बढ़ाया था ये यहां लेस होगा। और 2023 का 16 से 9 तक जाना है, 7 कम करना है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल खत्म करना है, यानी डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, 3.5 और फेयर वैल्यू का गेन लॉस डालना है। 2022 में 48 से गिरा के 47, और फिर 47 से बढ़ाकर 58 11, तो ये बन जाएगा 105.5 70 79.5 79.5 294.5 और 105.5 375। सही भी था किसी का? चलें ठीक है, गुड। ले जाए, फिर वहां से आगे ले जाए। जी पूछे बेटे, जो पूछना है पूछे। जब हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी तो बस फिर वो वापस 35 पे चलेगी बिल्डिंग, यानी नेट ही ले जाएं, कर ले, नेट कर ले, एंड रिजल्ट वही बनेगा। मतलब ये 14.5 आएगा, ये 2.5 आएगा, और ये 20 आएगा, कर ले। हाँ जी। अच्छा एक बात ऐसी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऐसी नॉलेज के लिए, मैंने क्लोजिंग स्टॉक 2021 से पहले वाला क्यों नहीं दिया भाई? अगर स्टॉक की वैल्यू चेंज करनी है तो फिर तो सारी करनी है, मैंने 21 से पीछे वाला क्यों नहीं दिया? खत्म हो गया होगा। तो क्या ये पड़ा होगा अब तक? तो नहीं, पहले से है नहीं, तो क्या हमने यहां पर 21 20 19 18 17 16 15 की नहीं चीजें ठीक करनी है, सिर्फ 21 की करनी है? नहीं आ रहा होगा है? क्या 21 से पॉलिसी वहां से कहां चेंज हुई? अभी कर रहे हैं चेंज भाई, अभी का है ना, 2023 में फैसला किया मैनेजमेंट ने, 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अभी फैसला हुआ है। डाटा नहीं गिवन, चलें डाटा दे देता हूं, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऊपर से जाए तो जाने देना, उछल उछल के पकड़ने की कोशिश ना करना। मैं दे देता हूं डाटा। चले कहां से शुरू कर लें? 2000 चले, जगह मेरे पास इतनी है, 2018 से कर लेता हूं शुरू। बिजनेस 2018 में बना, तो 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये मैं खुद से फिगर्स बना रहा हूं बस, जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक था उसको FIFO से एफको पे लाएंगे तो 6 बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। 2019 का ओपनिंग बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2019 का क्लोजिंग लेट से 4 से कम करना है, तो 2020 का ओपनिंग जब 4 से कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 2020 का क्लोजिंग चलो 3 से बढ़ा देते हैं,
तो फिर 2021 का ओपनिंग 3 से बढ़ाने से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। 21 का क्लोजिंग 5 से बढ़ाएंगे प्रॉफिट, तो 22 का ओपनिंग कम करना पड़ेगा। 22 का क्लोजिंग 2 से बढ़ाएंगे तो 23 के ओपनिंग को ठीक करने के लिए प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। 23 का क्लोजिंग, ये वाला काम हम कर लेते हैं 2023 के प्रॉफिट में, ये वाला काम कर लेते हैं हम 2022 के प्रॉफिट में, और ये सारे एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज में। पांच बज गया बस। तो स्टॉक पिछले वाले होते भी तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जैसे स्टॉक्स के साथ है, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2020 की बताई है, 15 की भी बताई हो सकती थी, उसको 15 से चलाते। ये स्टॉक्स के साथ है सिर्फ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफसेट हो जाएगा, तो इसलिए 21 से पुराने वाले की हमें जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से जा रहा तो जाने दें। अच्छा, एक ना पॉइंट, एक ऐसी बुलेट पॉइंट लिख लें, आइस 8 में एक बात कही हुई है, और उर्दू में बता रहा हूं, चलें आप, नहीं उर्दू में नहीं, इंग्लिश का दिल नहीं कर रहा है। अगर ये नोट करना था तो आईएस 8 की तरफ से एक बात कही गई है, आप उसको, मैं उर्दू में बता रहा हूं, आप जैसे मर्जी लिख लें, जस्ट एक पॉइंट लिख लें कि ये जो हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक कर रहे होते हैं, ये हम बस उतना पास्ट में जा सकते हैं जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जितना ज्यादा पास्ट में जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, यानी नहीं है हमारे पास पुरानी किताबें, नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब कितनी वैल्यू थी, नहीं पता, तो हम जितना पास्ट तक जा सकते होते हैं प्रैक्टिकली, बस उतने ही को एडजस्ट करते हैं। जिससे पहले हम नहीं डाटा जान पा रहे तो उसको जाने देते हैं। पता नहीं मैंने क्या कहा। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स हैं, ये हम सिर्फ उतने ही पास्ट में जाकर कर सकते हैं जिसका डाटा प्रैक्टिकली अवेलेबल है। यानी 10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी, पुराने दौर में हिसाब ही नहीं रखते थे, पता नहीं कब खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, तो उसको तो हम कर ही नहीं पा रहे होंगे। जो 4-5 का कर सकते हैं वो कर ले। तो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करते हुए हम जितनी पुरानी एडजस्टमेंट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं उतनी करेंगे, जो इम्प्रैक्टिकेबल है वो नहीं करते। इसमें स्टूडेंट के काम की बात सिर्फ इतनी है कि जितना को डाटा दिया हुआ है उतना कर ले। ऑटम 23 पे आ जाए। ऑटम 23, ऑटम 23 बुक में नहीं है, हैं? मुश्किल था। ऑटम 23 अटेम्प्ट, पहला ही सवाल है, बुक में नहीं होगा, ये ग्रुप में कभी शेयर किया था। ऑटम 23 क्वेश्चन 1 था, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। पढ़ा भी नहीं होगा, जितनी देर में बैठ के दुआएं कर रहे थे, लग रहे थे ठीक ना हो, सवाल ही पढ़ लेते कम से कम। पॉइंट नंबर 1 में 5 से आपको पे जाना है ना? आवाज अब आगे बस। पॉइंट नंबर 1 में 5 से आपको पे जाना है। पॉइंट नंबर 2 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डबल करना है, और पॉइंट नंबर 3 में पहले कैपिटलाइज करते थे, अब एक्सपेंस बनाना है। तो पार्ट ए में उसने कहा है कि ब्रीफली डिस्कस, यानी अंग्रेजी, अगर ब्रीफली ना भी कहता तो आपसे अंग्रेजी ब्रीफ ही लिखी जानी थी। ब्रीफली डिस्कस क्या, कि जो ऊपर वो चेंजेस चाह रहे हैं इनको कैसे अकाउंट फॉर करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। नंबर 1 5 से एफ को, तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि कर दे। तब डिस्कस क्या करना है, आईएस 8 का सवाल पता चल रहा है, क्या डिस्कस करना है कि कर दें।
ओके हाँ जी, हम इसमें ये कहेंगे कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं, एज इफ न्यू पॉलिसी हमेशा से थी। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज के तौर पे अकाउंट फॉर होगा और रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? एस्टीमेट होता है। ये आपको एस्टीमेट की मिसालों में मैंने लिख के भी दिया था, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो इसमें अगर चेंज करनी है तो कैसे? प्रोस्पेक्टिवली, यानी इस ईयर में ही एडजस्ट कर देंगे, या कंपैरेटिव भी ठीक करेंगे, इस ईयर में कर देंगे। और पॉइंट नंबर 3, ये एक बेकार बात है और इसका कुछ भी नहीं करेंगे। देखें, आईएएस में ऑप्शंस हो और मैनेजमेंट सोचे कि अच्छा इस ऑप्शन से हटके हम यहां आ जाते हैं, ये पॉलिसी चेंज है। आईएएस कह रहा है कैपिटलाइज करना है और मैनेजमेंट कह रही है नहीं हमारा दिल ही नहीं है, हम एक्सपेंस बनाएंगे, तो ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी। नहीं, एरर नहीं। अगर ये एरर तब होता अगर मैनेजमेंट ने ये कर दिया होता तो एरर होता। अभी तो मैनेजमेंट ने ख्वाहिश का इजहार किया है, तो ये बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, इसका हमने कुछ भी नहीं करना भाई। जब आईएएस में एक चीज अलाउड ही नहीं है तो अपनी मर्जी की अकाउंटिंग करके हम ये थोड़ी कहेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिसाइड करते कैसे फैसला करते हैं कि रूल्स कौन से लगाने कौन से नहीं? आईएएस वाले ना। तो आईएएस जब कह रहा है कि बॉडी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है तो करनी है, हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं हमारी मर्जी नहीं है। तो इसलिए पॉइंट 3 में कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो ये एक बहुत मुश्किल सवाल था पार्ट ए, बहुत मुश्किल था ना, है? पार्ट बी ये ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे। साल क्या है? वो तो ये 22 लिखा है ना, 31 दिसंबर 22, यानी 1 जनवरी 21। पॉइंट नंबर 1, FIFO से एफको पे आना है और 2000 पूरे 2020 तक के जो मसले हैं वो यहां ठीक होने, 21 इधर 22 इधर। तो 2021 से पहले यानी 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कहां से कहां तक करना है? 4 बढ़ाना है 4 बस, 22 से बढ़ाना है तो यहां कर देंगे हम ऐड। ये ऊपर क्या है? 928 और ये हो जाएगा 4, क्या है 460 और 438 950 और 2022 और 2021 गिवन कितना है इधर? 5। पॉइंट नंबर 1, क्या लिखना चाहिए? इक्विटी इनकम क्या कर रहा हूं मैं? रेंट इनकम निकाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं इधर? क्या कर रहा हूं मैं इधर? आखिरी सवाल है ये सेट के हैं। ये वर्किंग वन में क्या करने लगा हूं मैं? प्रॉफिट निकालने लगा हूं। गिवन प्रॉफिट कितना है? 2। पॉइंट 1, 21 के क्लोजिंग स्टॉक को कहां तक पहुंचाना है? कम करना बढ़ाना है? कम करना है। 22 के क्लोजिंग को 17 से बढ़ाना है और ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट 2 क्या हुआ? लेस करना है, ऐड करना है? पॉइंट 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, उसको हमने बढ़ाना है। तो ये एस्टीमेट चेंज है ना, तो पिछले कॉलम्स भी चेंज हो जाएंगे, सिर्फ 2022 में ही चेंज होगा। क्या चेंज करना है? क्लोजिंग प्रोविजन 23 है, उसको 46 तक पहुंचाना है। तो क्या करें? 23 से इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रोविजन, बैड डेट और डेबिट करना पड़ेगा। और इधर कुछ भी नहीं, एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली चलता है। और बस 19 ये ठीक है जी? क्या दोबारा कौन है, कहां है? प्रोविजन ये कौन कर जाता है यार? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 31 दिसंबर 22 पे कितना है?
ये क्लोजिंग प्रोविजन है या बैड डेट फॉल्ट है, क्या है? एज एट लिखा हुआ है, ये क्लोजिंग है, तो इसको हमने डबल करना है, यानी 46 तक पहुंचाना है। एस्टीमेट चेंज है कि पॉलिसी चेंज है? एस्टीमेट चेंज। और एस्टीमेट चेंज जो पहले हो गया सो हो गया, इस साल में ठीक करते हैं, तो हमें इसको 46 तक पहुंचाना है, तो 23 मजीद बैड डेट बना देंगे। प्रोविजन इंक्रीज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? बैड डेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। तो बैड डेट डेबिट करने, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करना है, तो प्रॉफिट में से माइनस ही होगा ना, कितना? 362। डिविडेंड अब इसमें वो रह गए हैं डिस्क्लोजर, वो कल बता के, तो कल ही इंशाल्लाह एनपीओ शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।